यूनिफॉर्म सिविल कोड की इन दिनों देश में हर ओर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जनसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील पीयूष भारद्वाज जी हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी तक ने इसका जिक्र किया है, आखिर ये क्या होता है? आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो शाब्दिक अर्थ है वो है समान नागरिक संहिता, जिसको हम समान सिविल संहिता भी कहते हैं। इसका उल्लेख जो है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 44 में सुनने को मिलता है। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 44 है वो कहता है कि सभी राज्य सरकारें जो हैं वो कालांतर के अंदर ये कोशिश करें कि वो अपने स्टेट्स या राज्यों के अंदर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता को लागू करें। अब सवाल ये आता है कि समान नागरिक संहिता है क्या? तो आपको ये समझना होगा कि भारत को एक बहुत विविधताओं का देश बोला गया है, और ये विविधता ना सिर्फ बहुत सारे मतों, धर्मों, मजहबों और विश्वासों से बनती है। आपको ये भी समझना होगा कि उनकी अलग-अलग मान्यताएं हैं। वो मान्यता अलग होने के मानक ये हैं कि उनकी जो विश्वास है और जो उनके कस्टम्स हैं, जो उनकी प्रथाएं हैं, वो उनके समाज को चलाने के अलग-अलग जो दिशाएं हैं वो निर्धारित करती है। फर्ज करें शादी को लेकर, विवाह से रिलेटेड अगर आप देखें तो हिंदू समाज में हमारे यहाँ जहाँ की एक शादी से ज्यादा गैर कानूनी माना जाता है, वहीं कुछ धर्म हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जहाँ एक से ज्यादा शादी की अनुमति है। जहाँ हिंदू धर्म में या किसी और वर्ग के अंदर बेटियों का संपत्ति में हिस्सा होता है, वहीं कई धर्म ऐसे हैं जहाँ बराबर अनुपात में उनका हिस्सा नहीं है और कई जगह नहीं भी है। तो जब हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो हम एक ऐसे कानून की बात करते हैं जो एक संविधान और एक विधान को मानता है भारत के सभी नागरिकों के लिए। उसके अंदर पैतृक संपत्ति पे आपके वारिसों का हक हुआ, उसमें विवाह संबंधी आप कितनी शादी कर सकते हैं, उसमें शादी को लेके पैतृक संपत्ति का बंटवारा या शादी से होने वाले बच्चे, उनका संपत्ति में हक, और बहुत सारी छोटी, जिसे हम प्रैक्टिसेस बोलते हैं, बहुत सारी छोटी मान्यताएं हम बोलते हैं। जैसे कि आपको समझना होगा कि अगर आप पारसी समुदाय में देखें तो वहां पर जो अंत्येष्टि की जो क्रिया है वो बेटी को उसका अधिकार नहीं देती है, वो सिर्फ अधिकार एक पुत्र का है। और उसी तरीके से अगर आप देखें कि हिंदू धर्म में भी 1956 से पहले, जब तक हिंदू सिविल कोड नहीं आया था, तब तक बेटियों का जो है पैतृक संपत्ति में हक की रिलेटेड कोई बात नहीं थी। डिवोर्स, जिसे हम तलाक कहते हैं, उसका कोई विधान नहीं था हिंदू कल्चर में भी। तो आज देश के अंदर एक संविधान के अनुकूल और उसकी दिशा को पकड़ते हुए एक राज्य सरकारों का ने ये बीड़ा उठाया है, एक ऐसा विधान लाया जाए जो एक ही संविधान को हर जगह स्थापित कर दे और सारे नागरिक जो है वो सिर्फ एक ही कानून से चले, किसी में कोई भेदभाव ना हो। उससे होगा ये कि समाज के अंदर एक सामान्य पटल बनेगा, जो ऊंच नीच की जो रीति कुरीति है वो कहीं ना कहीं कम होगी, बराबरी पर आएगी। और बहुत से वर्ग ऐसे हैं जिनके अंदर पुराने कानून या निजी विश्वास होने के कारण, जैसे कई कई जगह हम मानते हैं कि महिलाओं का पुरुष पद के अनुरूप या जैसे पुरुषों के जो अधिकार हैं उनके समान अधिकार उन्हें नहीं मिलते, तो उसके लिए एक ये नया रास्ता खोलेगी। कॉन्सेप्ट या ये जो विषय है ये बहुत ज्यादा नया होने के बावजूद भी आपको आश्चर्य होगा जान के कि ये विषय बहुत नया नहीं है। गोवा के अंदर जो है वो ऑलरेडी बहुत समय से एक ऐसा विधान है, वहाँ गोवा फॉलोज जो पोर्चुगीज ने एस्टैब्लिश किया था कोड, वो उसी को मानता है।
अगर मूल रूप में उसको समझे, बहुत एक सामान्य भाषा में कहूँ, तो गोवा के अंदर एक ही कानून है जो सभी वर्गों पे बराबरी से लागू होता है। तो जब हम भारत में भी इसकी बात करते हैं, तो क्योंकि हमारा संविधान जो है वो अनुच्छेद 44 में कहता है कि हर राज्य को कोशिश करनी है कि वो कालांतर में या बीतते समय के साथ ये कोशिश करे कि हर राज्य के अंदर एक सामान्य कानून और एक सामान्य संहिता स्थापित हो जाए। तो ये सारे राज्य सरकारों की जो है वो कहीं ना कहीं कार्यभार या कर्तव्य आप कह सकते हैं। उसमें अभी आपने सुना होगा कि उत्तराखंड जो है, हालांकि पहले भी मध्य प्रदेश और कई बीजेपी शासित प्रदेशों से हमें ऐसा सुनने को मिला कि उन्होंने इच्छा व्यक्त करी कि वो लागू करेंगे, लेकिन हमें आज तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य है जिसने उसके ऊपर एक ड्राफ्ट बिल की एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी है, और मिनिस्ट्री ने, जो मंत्रालय है, उन्होंने जन सामान्य और नागरिकों से उनकी राय अपनी वेबसाइट, अपने पोर्टल पे मांगी है। तो चाहे समाज के बड़े अधिकारी हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे एक सामान्य नागरिक हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, कामकाजी वर्ग हो या व्यवसायी वर्ग हो, वो एक सामान्य कानून और एक न्याय, एक विधान को लेके उनकी क्या मान्यता है, प्रतिक्रिया है, वो हमारे मिनिस्ट्री को या मंत्रालय को सबमिट करने का उनके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट के पोर्टल से। और सरकार उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसे विधान को लागू करने के लिए इच्छुक दिख रही है आज की परिस्थिति में उत्तराखंड सरकार, कि वो लागू कर सकते ही है। और मेरे निजी मानक में मैं ये मानता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी पहल होगी एक ऐसे भारत के लिए जहां हर नागरिक का एक समान अधिकार होगा, वो एक ही कानून पे चलेगा, और ऊंच नीच को खत्म करने के लिए ये एक बहुत ही मूलभूत और एक बहुत ही मजबूत पहल होगी। हाँ सर, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, जब ये कानून बन जाएगा तो क्या कुछ बदलाव होंगे? क्या जो धाराएं होती हैं, जिस तरीके से आप कानूनी शब्दों में कहें, तो किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, ये एक बहुत मैं अच्छा प्रश्न कहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पूरे कानून को लेके दो तरीके की चीजें हैं। बहुत सारे वर्गों के अंदर एक ऐसी भ्रांति है कि इस कानून के आने से उनका कुछ छिन जाएगा। तो पहले तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहूं कि ये इस कानून की मंशा किसी भी वर्ग या किसी भी समाज के तकबे या हिस्से से कुछ छीनने की नहीं है। इसका जो बिल्कुल मूलभूत आधार है, जो इसका पहला प्रसंग है, या आप कह सकते हैं कि जो इसकी सबसे प्रथम मान्यता है, वो मान्यता ही ये है कि सभी नागरिकों को लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, विश्वास के आधार पे, पंथ के आधार पे, मान्यताओं के आधार पे अलग अलग कानूनों से जो है वो डील ना किया जाए, या उनको अलग अलग कानूनों का फैसला ना करना से डील ना करना पड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैतृक संपत्ति में हक एक बहुत बड़ा विषय है, जहां पर महिलाएं हमारी पुरुष के बराबर, क्या मैं तो कहूँगा उनसे बहुत आगे कदम से कदम मिला के चलने वाली एक पोजीशन के अंदर हैं वो लोग। तो ऐसे समय पर भी और इतने आधुनिक भारत में भी अगर एक ऐसा कानून होता है कि उनकी पैतृक संपत्ति में हक ना हो, या उनको डिवोर्स का या उन्हें तलाक का हक ना हो, या उनको एक शादी करने के बावजूद भी एक ऐसे परिवार में रहना पड़े जहां उनके पति की और उनके अलावा भी बीवियां हों, ये बहुत समाज में ऊंच नीच वाला भाव पैदा कर देती हैं। और ये भाव जो है वो कहीं ना कहीं समाज की विकास में एक बहुत बड़ी अड़चन बनता है। तो जब तक भारत सशक्त नहीं होगा, जब तक भारत के नागरिक एक ऐसे पटल पे नहीं होंगे जहां वो एक विधान, एक संविधान, एक कानून से चले, और हर नागरिक को यह आश्वासन नहीं होगा कि किसी भी सही या गलत करने वाले के लिए एक ही मानक है न्याय का, तब तक मुझे लगता है ये भेदभाव की भावना जड़ से हमारे देश से कभी नहीं जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत सम्मान करने वाला विषय होना चाहिए,
और हमारे समाज के जितने भी जिम्मेदार या नेता वर्ग के मैं लोग कहूँगा, उन्हें इसके से रिलेटेड वर्कशॉप्स भी होल्ड करनी चाहिए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि ये इस कानून की मंशा या नीयत जो है उनसे कुछ छीनने की नहीं, उनको एक बराबर पटल पे लाके खड़ा कर देने की है। चाहे वो पुरुष के सामने स्त्री हो, चाहे वो पति के सामने पत्नी हो, चाहे वो धर्म के सामने धर्म हो, और चाहे वो आगे बढ़ने की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो हो। क्योंकि आप एक चीज समझिए, जब तक कोई पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना हो, तब तक उसका भविष्य भी कहीं ना कहीं अंधकार में ही रहता है। पीयूष जी, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम सवाल है मेरा, जब से इस कानून की चर्चाएं हो रही हैं, इसके विरोध में काफी राजनीतिक दल हैं, चाहे कई धर्म गुरुओं की बात करो, किसी भी मजहब के लोगों, फिर विरोध क्यों? देखिए, एक बहुत पुरानी सोच से चलने वाले जितने लोग हमारे देश में हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय हुआ था कि जब कंप्यूटर या आधुनिकता की हम बात करने लगे थे, तो लोगों के मन में भ्रांति थी कि इससे शायद हमारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी या जन सामान्य के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं बचेगा। लेकिन आप और मैं आज, हमारे संवाद का जो माध्यम है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ही है, तो आपको ये समझना होगा कि बढ़ते समय के साथ ना सिर्फ इंसान को बढ़ना होता है, पर इंसान के बढ़ाने के लिए जो मार्ग होता है वो उसकी सोच को बढ़ाकर होता है। तो आज की डेट के अंदर बहुत सारे लोग जो रूढ़िवादी हैं या जो विकास को कहीं ना कहीं धर्म के पीछे रखते हैं, या जो लोग अपनी मान्यताओं में संशोधन को अपने मान्यताओं के हनन की तरह लेते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण राजनीतिक हो जाते हैं, और उस राजनीतिक कारणों के अवज में उनके प्रसंग या उनके जो भाषण होते हैं समाज में, या उनकी जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं, या उनकी जो चर्चाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को समेटने की हो जाती हैं और वो विषय से भटक जाते हैं। और आपको ये भी समझना होगा कि इस कानून को लागू करने से पहले अगर सरकार की जो मंशा है वो जन सामान्य से उन्होंने कहीं जो उनके इनपुट्स मांगे हैं या जो उनकी सलाहें मांगी है, उसको मांगने के पीछे की जो इच्छा है या उसको मांगने के पीछे का जो कारण है, वो मूलभूत कारण ये है ताकि लोगों के पास भी इस कानून को लेके अपने संदर्भ में बोलने का और कहीं ना कहीं सरकार की नजर में अपने मतों को लाने का एक पूरे तरीके से एक माध्यम हो। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपके चैनल के माध्यम से भी अगर आप वो लिंक अगर आप पब्लिश कर पाए, तो दैट लिंक इज ओपन। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की, उसके ऊपर सरकार ने ये पोर्टल कर रखा है कि कोई भी जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता के अवज में अगर अपनी कोई भी राय या मत रखना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, और सरकार उन सभी राय मतों को, धर्म गुरुओं को, समाज के लोगों को और सबसे प्रथम अपने संविधान को रखते हुए एक ऐसे कानून का गठन करेगी जो एक नए भारत को एक नए मार्ग पे, एक नए भविष्य के लिए प्रशस्त करेगा। पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मेरा सवाल थोड़ा सा राजनीतिक था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से उसका जवाब दिया। एक बार बहुत बहुत आभार आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। सर, नमस्कार।